हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सरेज में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट बताया था और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में बताया था। आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, आई मीन एटॉम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम किससे मिल करके बना होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ना। तो उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। लेकिन सबसे पहले जब ये बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, आई मीन न्यूक्लियस क्या क्या चीज़ से मिल करके बना होता है। तो कोई भी जो न्यूक्लियस है वो क्या चीज़ से मिल करके बना होता है, न्यूक्लियस मिल करके क्या चीज़ से बना होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आई मीन न्यूक्लियस इज मेड अप, न्यूक्लियस इज मेड अप विथ क्या होगा, विथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या चीज से बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है। क्या चीज से बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है। ठीक है, तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है क्या होता है, मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा, देखो प्रोटॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है ना। क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो यदि मैं सिंबॉलिकली यहाँ कि क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, जनरली मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 2 × 10⁻² क्या होगा, -27 kg होता है। ठीक है, क्या होता है, -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो स्लाइटली क्या होगा, 1.64 × 10⁻27 kg। ठीक है, प्रोटॉन्स का मास जो होगा वो क्या होगा, 1.672 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास जो होगा वो क्या होगा, 1.64 × 10⁻27 kg। ठीक है, अब नियरली यहाँ से देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक और यूनिट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मास को मेजर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं, या एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। मास इज measured, mass is also measured in atomic mass unit AMU, और इसको ऐसे ही बोलते हैं, और इसको कॉल यूनिफाइड मास। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, यूनिफाइड। ठीक है, सिंबल क्या होगा ये, तो देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 1 AMU, और इसको ऐसे भी लिखते हैं 1U इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6605 5 × 10⁻27 kg। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन ने क्या बताया था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस बताया था कि मास जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। आई मीन तो हम बोल सकते हैं कि 1 AMU क्या होगा, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, उसको यूज कर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, C²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, बाद में अपने को बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, तो क्या होगा, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन
सी स्क्वायर, क्या होगा अपॉन सी स्क्वायर। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड, क्या होगा, इज क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स x है, ये क्या होगा x, यहाँ z और ये क्या होता है ये। इसको ऐसे भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या x z और दोनों सिंबल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। x कोई एलिमेंट है, z क्या है, नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, और क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, मास नंबर बोलते हैं या न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, मास, मास नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो और x क्या है, कोई एलिमेंट है, x क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो z जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होता है, इक्वल होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये क्या है, मास नंबर है। मास नंबर का मतलब क्या होगा, सम ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स प्लस क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स है ना यहाँ, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब देखो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ क्या होगा, NP प्लस क्या हो जाएगा, N। समझ में आया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स। A इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या यहां से बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका यदि मैं देखो यहाँ सिंबल, आप जानते हो कि किसी भी एलिमेंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, प्रोटॉन्स होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। तो सिंबॉलिकली आप देखोगे तो प्रोटॉन को मुझे रिप्रेजेंट करना होता है, हम क्या लिखेंगे, P11, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 1 होता है, और उसका ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं 1 न्यूट्रॉन लिखना हो तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0+1, और इलेक्ट्रॉन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, E, चार्ज क्या होगा, -1, और मास क्या होगा, नियरली क्या होता है, 0 होता है। तो ये सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया ना, क्या है, सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1P1 0N1 और -1 E0। ठीक है, ये क्या है, मास इंडिकेट करेगा, और दिस विल इंडिकेट चार्ज। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो सिंबॉलिकली एटम को हम कैसे, किसी भी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट। अब एक होता है न्यूक्लियर ग्रुप। क्या होता है, न्यूक्लियर ग्रुप। न्यूक्लियर ग्रुप में एलिमेंट्स को या न्यूक्लियस को डिपेंडिंग ऑन क्या होगा, देयर केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट ग्रुप में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ठीक है,
तो यहां देखो कि यहां हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर ग्रुप। तो डिपेंडिंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस, डिपेंडिंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस और क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड into different group called nuclear group. तो न्यूक्लियर ग्रुप बेसिकली अपने को तीन ही पढ़ने हैं। क्या है, आइसोटोप्स। पहला है क्या, तो आइसोटोप्स। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। एलिमेंट्स हैविंग क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट elements having same atomic number but different mass number are called isotopes। ठीक है, are called isotopes। इसका मैंने स्पेलिंग सर PES होगा, है ना। ठीक है, जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो, C6 क्या C6, ठीक है, जैसे C11 6C12 6C13 6C14। देखो यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 6 सब में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मास नंबर क्या है, 11 है, इसमें मास नंबर क्या है, 12 है, इसमें क्या है, 13 है, इसमें 4। आई मीन आइसोटॉप्स में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा, बट न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि समझ में आया, तो हम बोल सकते हैं कि इन आइसोटोप्स, इन क्या होगा, आइसोटोप्स, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियर ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोबार्स में क्या होगा, कि मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एलिमेंट्स या न्यूक्लियाई हैविंग क्या होगा, हैविंग सेम एटॉमिक मास या मास नंबर, सेम मास नंबर। ठीक है, या एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर लिख ले,
मास नंबर, आई मीन ए, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। आई मीन ए क्या होगा? सेम हो जाएगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा? यहाँ सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो C6, आई मीन क्या होगा? यहाँ देखो कि क्या होगा, इसमें क्या सेम होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया ना? और नंबर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन्स नॉट कांस्टेंट। जैसे देखो तुम C6 12 एंड 7 6 12 7C12, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है? मास नंबर क्या है? आई मीन ए क्या हो गया? सेम हो गया, और एटॉमिक नंबर जो है क्या है? डिफरेंट। आई मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल है, ठीक है, जैसे और भी देख सकते हो तुम, ऑक्सीजन का देख सकते, नहीं ऑक्सीजन नहीं, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन, सॉरी ये 16 है, 16 सॉरी 16, और O क्या होगा? 860, ठीक है। कोल्ड्रेन भी होता है, F का कितना होगा? 960। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि ये सब क्या है? आइसोबार्स हो गए, ठीक है, समझ में आया ना? इनमें क्या है? नंबर ऑफ मास नंबर क्या है? सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या हो गया? देखो इसका क्या होगा? 6 7 8 9। तो मास नंबर क्या होगा? अलग सेम हो गया, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। अब एक होता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। आइसोटोन्स, एलिमेंट्स हैविंग क्या होगा? एलिमेंट हैविंग, एक मिनट, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। वैसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, तो वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइसोटोन्स के लिए जैसे एग्जांपल ले लो, है ना, तो यहाँ लिख सकते हो, देखो जैसे C6 14 और N क्या आएगा? 14 15, 7N क्या होगा? 15। इसमें देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8, और इसमें भी क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे यार? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? A माइनस क्या होगा? नंबर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? Z हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? A माइनस क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे डिसाइड किया जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियर का साइज होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, साइज होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, फर्मी ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि जो वॉल्यूम, यदि हम न्यूक्लियर को स्फीयर कंसीडर कर लें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आई मीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास नंबर। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास नंबर। तो हम आते हैं, पहले देखते हैं, देखो ध्यान से कि क्या, हाँ, साइज, साइज ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ही क्या होगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, उतना ही न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं, यदि न्यूक्लियस को हम क्या करें, स्फीयर कंसीडर कर लें, हमने क्या माना कि न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल होता है और यही न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के। यदि मैं इसका रेडियस r मान लूं, क्या मान लूं, r, तो हम बोल सकते हैं कि 4/3 पाई r क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, e के पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं r इज इक्वल टू क्या होगा, r नट इंटू क्या होगा, e के पावर क्या हो गया, 1/, क्या हो गया, दिस इज द क्या होगा, रेडियस ऑफ नट एटम, क्या, न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। r नट क्या है, कांस्टेंट, फर्मी कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है आर नट का जो वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसको हम बोलते हैं 1.2 FM, फेम्टोमीटर, क्या बोलते हैं हम इसको, या फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, मास नंबर है, मास नंबर क्या होगा, ये क्या है, मास। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, आपको इसको याद रखना चाहिए, कई बार इससे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब इन जनरल जो देखा गया है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, इन जनरल, अब हर न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, स्लाइटली क्या होगा, डिफरेंट होगा, समझ में आया ना क्या होता है। लेकिन ऑन एवरेज हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन जनरल क्या होगा, इन जनरल साइज ऑफ क्या होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज क्या होगा, 1 फेम्टोमीटर, या सिंपल लिख लो 10⁻⁻15 मीटर। इसी साइज का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, साइज का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हम देखेंगे कि अगले पॉइंट में क्या है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस। देखो डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी हम कैसे, हम सिंपल बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम।
और मास क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, क्योंकि मास क्या चीज से है, न्यूक्लियस क्या चीज से बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, आई मीन नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, समझ में आने, यदि ये कोई क्या है, न्यूक्लियस है जो कि क्या चीज से मिलकर के बना है, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यही होगा ना। अब यहाँ रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास नंबर लिख सकते हैं, ए इंटू क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की जगह वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा, देखो आर नट इंटू क्या हो जाएगा, ए के पावर 1/3 के पावर क्या हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ जब ये वैल्यू देखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, एम पी अपॉन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर नट क्या हो जाएगा, क्यू। और इसको जब वैल्यू रखोगे तो देखो एग्जैक्टली कितना आता है, ये मैं बता, देखो ये ध्यान से, ये क्या होगा, कांस्टेंट आ गया ना, मास ऑफ प्रोटॉन फिक्स, आर नट का वैल्यू क्या होगा, 1.1 या 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। एक्चुअल में आता कितना ये मैं बता देता हूँ, ये क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, 10⁻70 kg पर मीटर क्यूब आता है। वैल्यू रखो यहाँ, आर नट का वैल्यू रख दो, 4π/3 का मास ऑफ प्रोटॉन रखो, तो आपको ये आंसर। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, जितने भी देखो ऑल जो न्यूक्लियाई हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। समझ में आया ना, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस या ऑल न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, सेम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑल क्या होगा, न्यूक्लियाइज आर क्या होगा, आर से, एंड इक्वल टू 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर। ठीक है, समझ में आया बात। तो न्यूक्लियस के डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जितने भी न्यूक्लियस हैं उनकी डेंसिटी क्या होगा, उनका डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोर्सेस क्या एग्जिस्ट होता है। अब आप ध्यान से देखोगे कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस, यहां पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्या होगा, फोर्सेस एग्जिस्ट इनसाइड क्या होगा, इनसाइड न्यूक्लियस। तो देयर आर 2 टाइप्स। यहां क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, 2 तरह के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या होगा, 2 तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। क्या होगा, पहला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। दूसरा जो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स, तो यहां लिख देंगे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन्स, और ये आपको मालूम है कि रिपल्सिव नेचर का होगा। दूसरा क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन क्या होगा, बिटवीन प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड क्या होगा, न्यूट्रॉन। समझ में आया क्या?
तो दो तरह के क्या होते हैं इसके अंदर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अब किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोटॉन को ले लोगे और उस पर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस स्टेबल तभी होगा जब उस प्रोटॉन पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम आते हैं कि देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या चीज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन्स। तो पहला जो ये पॉइंट है यहाँ क्या होगा, हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज रिपल्सिव। क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, रिपल्सिव नेचर का होता है। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, या तो आप जानते हैं। अब हम आते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू टाइप का। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या हुआ कि द फोर्स विच बाइंड है, विच बाउंड क्या होगा, विच बाइंड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज कॉल्ड क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स। क्या होगा, दैट फोर्स या द फोर्स बिकॉज ऑफ विच न्यूक्लियस एग्जिस्ट इज कॉल्ड क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स। क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स। तो द फोर्स क्या होगा, द फोर्स या सिंपल द फोर्स विच इज क्या होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस is called nuclear force। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि द फोर्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि द फोर्स which bind nucleons together in nucleus is called nuclear force। ठीक है, द फोर्स यहां मैंने लिखा क्या, द फोर्स which is responsible for the formation of nucleus is called nuclear force, or the force which bind nucleons together in nucleus is called nuclear force। अब कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, है ना, क्या न्यूक्लियर। अब यहां लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स। पहला जो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या होगा, चार्ज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। क्या होगा, चार्ज इंडिपेंडेंट। पहला क्या है कि इट इज क्या होगा, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, आई मीन इट डज नॉट डिपेंड, क्या होगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन चार्ज। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जनरली
ठीक है। और ये क्या होता है, इट, तो सेकंड पॉइंट जो है इट एक्ट, क्या होगा, इट एक्ट बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड क्या होगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड क्या होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं एफ बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बिटवीन क्या होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बिटवीन क्या होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दूसरा जो पॉइंट है, इन जनरल न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। जब क्या होगा, साइज जो होगा क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का हो जाता है। और जब क्या हो जाएगा, साइज थोड़ा बड़ा होगा तो उस समय में क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, इट इज क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स जो होगा क्या होगा, इन जनरल न्यूक्लियर फोर्स में भी क्या होगा, में भी क्या होगा, अट्रैक्टिव, या न्यूक्लियर फोर्स में भी अट्रैक्टिव और क्या होगा, रिपल्सिव, डिपेंडिंग ऑन क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ, यदि क्या होगा, या डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, डिस्टेंस यदि क्या होगा, साइज क्या होगा 1 फेम्टोमीटर से क्या हो जाएगा, छोटा होने लगेगा। उस सिचुएशन में ये जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का हो जाता है। सो दैट क्या होगा, वो न्यूक्लियन जो कोलैप्स नहीं करे। ठीक है, और यदि साइज क्या होगा, बड़ा होगा तो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन हम जनरली इन जनरल हम क्या करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर ही कंसीडर करें। ठीक है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होगा, कि न्यूक्लियर फोर्स वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज क्या होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स, रेंज। ठीक है, समझ में आया ना, आई मीन शॉर्ट रेंज था। इफ द साइज ऑफ द क्या होगा, न्यूक्लियस इंक्रीजेस देन क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, नियरली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और उस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। और इसलिए न्यूक्लियाई जो होता है या न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। समझ में आया ना, तो न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, उसके बाद और जो पॉइंट लिखोगे, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इज शॉर्ट रेंज फोर्स। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, स्पिन डिपेंडेंट, आई मीन ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं उनके स्पिन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या होगा, स्पिन ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, फॉर पैरेलल स्पिन है ना, क्या होगा, फॉर पैरेलल स्पिन, फॉर क्या होगा, फॉर पैरेलल स्पिन क्या होगा, एन फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू क्या होगा, एंटी पैरेलल स्पिन। ये समझ में आया। अरे स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, प्लस माइनस हाफ होता है ना। तो यदि दोनों न्यूट्रॉन का, आई मीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो क्या होगा तुम्हारा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का स्पिन जो सेम होगा, तो उस समय जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और यदि एंटी पैरेलल होगा, आई मीन अपोजिट होगा, एक का स्पिन क्या होगा, प्लस हो जाए, दूसरे का स्पिन क्या हो जाए,
माइनस हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वीकर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, देखो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन क्या होगा, क्या चीज पे डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of repulsion between प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, और दूसरा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव या न्यूक्लियर फोर्स, हाँ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन क्या होगा, बिटवीन प्रोटॉन एंड क्या होगा, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो क्या है, तुम ध्यान से देखना कि दो तरह के, यदि लाइटर न्यूक्लियाई होगा, देखो क्या होगा, ये क्या है, न्यूक्लियाई है। ठीक है, मान लो कि ये न्यूक्लियाई जो है ये क्या है, ये तीन, इसमें क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन 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 और एक प्रोटॉन यहाँ है। ठीक है, अब देखो इस प्रोटॉन पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, ये क्या होगा, देखो अट्रैक्टिव, ये किसके द्वारा लग रहा है, न्यूक्लियस फोर्स के द्वारा, ये भी न्यूक्लियस। चलो हम क्या कर रहे हैं, दो ही न्यूट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक न्यूक्लियर फोर्स इधर लग रहा है, और कूलम फोर्स किधर लग रहा है, बाहर लग रहा है। ये क्या होगा, ये न्यूक्लियर फोर्स हुआ है। तो क्या होगा, किस न्यूक्लियस स्टेबल तभी होगा, ये ध्यान देना है। अरे इस प्रोटॉन पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो प्रोटॉन के बीच क्या है, रिपल्सन है। मैंने ये मान लिया कि कोई एक न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, दो प्रोटॉन है और क्या है, दो न्यूट्रॉन है। इस प्रोटॉन पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो टाइप के फोर्सेस, एक क्या होगा, कूलम फोर्स और क्या है, ये रिपल्सन, और एक क्या है, एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स 1 2 3 लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर कहीं होगा, इसको हम एफ न्यूक्लियर लेंगे। तो क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस विल बी क्या होगा, विल बी स्टेबल इफ क्या होगा, इफ कूलम फोर्स ऑन प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर फोर्स ऑन द प्रोटॉन। यदि क्या होगा, ये ऐसा होता है, जनरली लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, ये चीजें होती है। हैवियर जो न्यूक्लियाई होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियस विल भी क्या होगा, स्टेबल इफ क्या होगा, Fc इज इक्वल टू क्या होगा, Fn। Fc क्या है, नेट कूलम फोर्स ऑन द क्या होगा, प्रोटॉन, और Fn क्या है, नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑन द क्या होगा, प्रोटॉन। समझ में आया ना, तभी क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। और वो क्या होगा, 2 3 4 डिफरेंट न्यूक्लियाई में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब और क्या होगा, ये लाइटर न्यूक्लियाई के लिए वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देखो क्या होगा, और क्या होगा, फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देखो क्या होगा। यदि हेवियर न्यूक्लियाई का मतलब क्या होगा, साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब इतना बड़ा नहीं होता है, जस्ट मैं दिखा रहा हूं। अब मान लो कि यहाँ क्या है, कोई प्रोटॉन है। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि ये प्रोटॉन जो है, अब इधर कोई न्यूट्रॉन होगा, इधर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आया ना, इधर भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमने मान लिया। अब आपको ये मालूम है कि इस प्रोटॉन, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। समझ में आया ना। इस सिचुएशन में हैवियर न्यूक्लियाई के लिए क्या हो जाता है कि जो नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, देखो
यहाँ क्या होगा, इधर इसके नेबर में जो क्या होगा, नेबर में जो न्यूट्रॉन होगा वही क्या होगा, इस पे न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आया ना, इस पे, इस प्रोटॉन पे नेबरिंग न्यूक्लियन जो होगा वही क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन कूलम फोर्स तो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ा दो तो कूलम फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगा। इसलिए इन प्रोटॉन के द्वारा इस पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, नहीं लगेगा। समझ में आया ना। इस सिचुएशन में Fc जो होता है, और ये नेट न्यूक्लियर फोर्स मैं बता दूं Fn, तो यहाँ क्या होगा, Fn जो होता है क्या हो जाता है, Fc हेवी न्यूक्लियाई में क्या होता है, Fc क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, Fn हो जाता है। ऐसा क्या होता है, समझ में आया कि ये वाला जो इस प्रोटॉन से जो ज्यादा डिस्टेंस अवे है न्यूक्लियन, वो इनके साथ न्यूक्लियर उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, इस पे न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स वही न्यूक्लियन अप्लाई कर सकता है इस प्रोटॉन पे, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन अप्लाई कर सकता है जो इसके नेबर में है। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ कूलम फोर्स क्या होता है, डोमिनेट हो जाता है। और इसलिए क्या होता है, हैवियर न्यूक्लियाई जो होता है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के बाद क्या होगा, अब स्टेबल होगा तो क्या करेगा, ब्रेक होकर स्प्लिट होकर के स्मॉलर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि इन हैवियर क्या होगा, हैवियर न्यूक्लियाई, इन हैवियर न्यूक्लियाई कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force of repulsion dominate over क्या होगा, over nuclear force, nuclear force और क्या होगा, attraction, on क्या होगा, on any on ए क्या होगा, प्रोटॉन, एंड हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस न्यूक्लियस बिकम क्या होगा, बिकम अनस्टेबल दिस अनस्टेबल टू गेन स्टेबिलिटी क्या होगा, टू गेन स्टेबिलिटी क्या होगा, टू गेन stability heavier nuclei split into lighter nuclei. This process is called, इसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, फॉर स्टेबिलिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होना चाहिए n बाई क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तभी क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आया ना कि क्या होना चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस n/z रेशियो शुड बी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ n क्या है, n नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कंडीशन, है ना, कि
कि एन बाई जेड रेशियो है, इसी को क्या बोलते हैं, एन बाई पी रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, अब यहां अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस एंड एन बाई क्या होगा, पी रेशियो। अब देखो क्या किया गया है यहां, अभी मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, इधर हमने क्या रखा, प्रोटॉन, और इधर क्या रखा, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, इसको न्यूक्लियर बेल्ट भी बोलते हैं। इधर प्रोटॉन हुआ और इधर क्या हुआ। अब ये देखा गया, देखो यहां से कि ऐसे कुछ एक रीजन बनाया गया कि देखो क्या होगा कि एन बाई जेड अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, अनस्टेबल, इस रीजन में अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, एन बाई पी जो रेशियो होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ, ये 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये 1 से क्या है, छोटा है। और यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्या है, एन अपॉन पी, किस रीजन, एन अपॉन पी इज ग्रेटर देन क्या है, 1.6, ये वाला जो रीजन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल रीजन, और ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन इस रीजन में क्या होगा, यदि देखा गया कि एन स्मॉल एन अपॉन पी 1 से क्या है, बड़ा है, और क्या है, 1.6 से क्या है, छोटा है, उस सिचुएशन में क्या है, न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। समझ में आया ना, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जो होगा ये 1.6, यहाँ क्या होगा, इस सिचुएशन पे n अपॉन पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1, और यहाँ क्या होगा, n अपॉन पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6। आई मीन ये देखा गया कि क्या होगा, n अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1 और 1.6 के बीच क्या होगा, लाई कर रहा है। उस सिचुएशन में जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, या न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो कि फॉर क्या होना चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी, यहां लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, n अपॉन p रेशियो शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कभी कभी पूछा जाएगा तुमसे, लाइटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हेवियर में क्या होता है, क्या होगा, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई n अपॉन p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, और क्या होना चाहिए, फॉर, जैसा कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई n अपॉन p का जो रेशियो होना चाहिए 1.6 से क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए फॉर। अब यदि क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए इफ क्या होगा, क्या होगा, अब यहां से देखो क्या होगा कि जब क्या होगा, ये स्टेबिलिटी हो गया, यदि क्या होगा, इससे क्या होगा, n बाई पी क्या होगा, आई मीन n बाई पी रेशियो क्या होगा, कम होगा, और n बाई पी रेशियो 1.6 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, डीके होता है, या एमिशन ऑफ क्या होगा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा एमिशन होता है, ठीक है, क्या होता है, अल्फा बीटा एमिशन। तो यहां से देखो क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ n अपॉन क्या होगा, p इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1.6। देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, प्रोटॉन में क्या है, प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है, देन क्या होगा, देन बीटा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एमिशन, क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एमिशन होगा। बाद में बताऊंगा बीटा माइनस एमिशन क्या होता है। इफ क्या लिखेंगे, इफ n अपॉन क्या होगा, p इज ग्रेटर देन, लेस देन क्या हो जाएगा, 1, देन क्या हो सकता है, देन बीटा प्लस एमिशन हो सकता है, ठीक है, अल्फा एमिशन हो सकता है, ठीक है, क्या है, अल्फा
एमिशन हो सकता है और के कैप्चर भी होगा। एंड क्या होगा? एंड के कैप्चर। ये क्या होता है? के कैप्चर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो क्या याद रखना है कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं कि n/p रेशियो, n/p का जो वैल्यू होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 और 1.6 के बीच क्या होना चाहिए? लाई करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस जो होगा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। जब अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा? स्प्लिट करेगा। लाइक क्या होगा? स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट करेगा और एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। यही देखो, ये बीटा एमिशन, अल्फा एमिशन, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके आगे वाले पार्ट में इसको और भी हम इसके आगे वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।